रॉयल इनफील्ड की अफोर्डेबल बाइक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 350 सीसी सेगमेंट में आपको कई सारी बाइक्स मिलती है। उसमें से एक बाइक है हंटर 350 और ये हंटर 350 का 2025 वेरिएंट है। फर्स्ट टाइम ये बाइक जो है वो 2022 में लॉन्च की थी रॉयल इनफील्ड ने, लेकिन उससे बाद से इतना अच्छा फीडबैक और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है इनकी कस्टमर की तरफ से कि ब्रांड को 2025 में कुछ जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे उसके साथ इस बाइक को जो है निकाला गया है दोबारा से। इंजन में कोई चेंज नहीं है, किसी तरह की जो पावर सेगमेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, रियर सस्पेंशन है, ड्राइव क्वालिटी है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। उसमें हम वीडियो में आगे बात करेंगे, वॉक अराउंड करेंगे, चला के देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये बाइक किन लोगों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और किन लोगों को इस बाइक को लेने से बचना चाहिए। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, मिड और टॉप। ये इसका टॉप वेरिएंट है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,38,000 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। 1,62,000 में आपको मिड वेरिएंट मिलता है और 1,66,000 में आपको टॉप वेरिएंट मिलता है। ये इसका टॉप वेरिएंट है और ये इस कलर को जो है वो लंदन रेड कलर कंपनी कहती है। इसके अलावा टोक्यो ब्लैक और एक वाइट कलर में भी आते हैं। 3 नए ड्यूल टोन में कलर्स निकाले गए हैं। स्टैंडर्ड में सिंगल कलर्स मिलेंगे, ड्यूल टोन नहीं मिलेगा। मिड वेरिएंट में भी आपको सिंगल कलर्स मिलेंगे, इसमें जिसमें आप एक ब्लू वाइट और एक ग्रे कलर जो इनका आता था पहले उसको रिटेन किया गया है, क्योंकि वो कलर्स काफ़ी ज़्यादा बिकते थे। और इसकी बात करें लंदन रेड की, तो लंदन रेड भी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली टोक्यो ब्लैक थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा इसके कंपैरिजन में। फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह, रियर में एलईडी वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आज भी आपको हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है। फ्रंट टायर सेक्शन 110 का है, रियर टायर सेक्शन 140 का है। 17 इंचज़ के टायर आपको दोनों में मिलते हैं। 41 मिलीमीटर का जो है फ्रंट फोक मिलता है, टेलीस्कोपिक फोक, जिसकी जो ट्रैवल है वो 130 mm के आसपास है। और अगर हम इसकी डिस्क ब्रेक देखें तो दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ ही आती है। अगेन स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है। तो वहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है उसमें मैं साथ साथ ये भी आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपको मिलते हैं, जिसमें टॉप वेरिएंट में आपको दोनों में डिस्क और ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। अब आते हैं इसके इंजन में। इंजन में आपको सेम इंजन मिलने वाला है जो आपका 350 सीसी जे सीरीज़ का इंजन आता है। उसमें आपको 20.2 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसमें आपको आता है। अब चेंजेस जो यहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो ये था कि लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी कि जो रियर में सस्पेंशन हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं और उसकी वजह से ड्राइव क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। स्पेशली जो पिलियन राइडर है उसको बहुत ज़्यादा बम्प्स और जर्क्स फील होते हैं अगर आप थोड़े से भी गड्ढों से या कुछ ख़राब रोड से, पॉट होल से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको रेयर सस्पेंशन मिलता है। अब जो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस राइड की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक जो है उसको कंट्रोल कर दिया गया है। राइड जो है काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गई है। आपको किसी भी तरह की बम्पी रोड्स पे आपको जर्क वगैरह जो है वो फील नहीं होगा। ड्राइव करेंगे तो इसकी वाइब्रेशंस भी चेक करेंगे कि हैंडल वगैरह या जहाँ पर आपका फुट स्टेप है, फुट पैग है, वहाँ पर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं या नहीं होती हैं। उसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अब कर दी गई है। 10 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी गई है, पहले 150 आती थी, अब 160 हो गई है। ओवरऑल कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का जो लोगो या स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर इसकी टैंक की बात करें तो टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है और इसका कलर कॉम्बिनेशन ना आपको किसी तरह का एक जो एक कीड़ा आता है ना, एक जिसको हम लेडी बग बोलते हैं, उस लेडी बग के डिज़ाइन को यहाँ पर रखा गया है। हालांकि कंपनी ने ऐसा नहीं बोला, बट दिखने में कुछ ना कुछ आपको वैसा फील ज़रूर होगा। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं। एलईडी में ही आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आज भी आपको हेलोजन बल्ब्स ही देखने को मिलेंगे। ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप एक्सेसरी में लगवाना चाहेंगे रियर में पिलियन राइडर के लिए जो है रेस्ट भी यहाँ पर आप लगवा सकते हैं। 790 mm की आपको सीट हाइट मिलती है और मेरी हाइट 5'7" इंचज़ है। अगर मैं बैठ के दिखाऊँ आपको तो मैं आराम से, मेरे पैर जो है वो नीचे लग जाता है। तो जिनकी हाइट 5'10" एंड अबव है उनको हल्का सा लेग क्रैम्प यहाँ पे फील हो सकता है, बिकॉज जो फुट पैग है आप देख सकते हैं, फुट पैग थोड़ा सा पीछे की साइड पे है। अभी 5'10" तक की हाइट, जैसे मेरी 5'7" है, 5'10" तक की हाइट जिनकी होगी उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब आराम से जो है अपना पैर वगैरह नीचे लगा सकते हैं और दूसरा बैलेंसिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका कर्व वेट जो है 180 kg के आसपास है, 181 टू बी एग्जैक्ट। इसका जो वेट है वो 4 kg ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो 177 के आसपास आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में वेट मिलता है और यहाँ पर आपको 181 मिलता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको दी गई है, वो ये है कि इसमें आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। अब स्लीपर एंड असिस्ट क्लच का काम क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जो इसका असिस्ट क्लच है वो आपको बेनिफिट करता है जब आप इसको गियर शिफ्टिंग करते हैं,
तो आप आराम से इसको जो है अपनी एक सिंगल फिंगर से इसका क्लच प्रेस करेंगे तो इसका गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है गियर शिफ्टिंग के टाइम पे। स्लिपर क्लच है, स्लिपर क्लच का फ़ायदा ये है कि अगर आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं और एकदम से सडन डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं राइट फ्रॉम द फोर्थ गियर टू द फर्स्ट गियर, तो वहाँ पर जो रेयर आपका व्हील है वो ब्लॉक ना हो, वो चोक ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर आपको स्लिपर क्लच दिया जाता है। तो स्लिपर एंड असिस्ट क्लच की जो फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपको दी गई है, विच मेक्स योर ड्राइव मच बेटर और कंफर्टेबल बना देती है अगर आपको ट्रैफिक में चलाना है, जो है फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग करनी है। अब आपको एक बार मैं इसका मीटर दिखा देता हूँ, जो इसका सेमी डिजिटल मीटर आपको इसमें मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको इसमें टिपर जो है स्टैंडर्ड मिलने लगे, हालांकि बेस वेरिएंट में टिपर अभी भी नहीं आता है, इसके ऊपर मिड और टॉप में ही आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, सेंटर में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको अब यहाँ पर मिलता है, टाइमिंग वगैरह मिलती है, ट्रिप ए। यहाँ पे जो बटन है, यहाँ आप देख सकते हैं हैंडल बार में, यहाँ पे आप जब रेगुलरली प्रेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज हो जाएगी। टोटल आपका ऑडोमीटर कितने किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, आपको फ्यूल गेज यहाँ पर देखने को मिलता है, कितना आपका फ्यूल अभी बैलेंस है, प्लस इंडिकेटर वगैरह, और इसके अलावा बैटरी और ABS की नोटिफिकेशंस वगैरह, इंजन लाइट वगैरह, सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मीटर में देखने को मिलती हैं। टिपर का जो नेविगेशन का मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो एक्यूरेटली काम करता है, ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेटली आपको डायरेक्शंस बताता है। कभी कभार थोड़ा अपडेट होने में टाइम लेता है, जिसकी वजह से जब आप टर्न ले भी लेते हैं तो ये बता रहा होता है कि भी आपको टर्न लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट रहता है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है, बिकॉज एवरी टाइम आपको अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ नेविगेशन की ज़रूरत है तो आपको मोबाइल होल्डर लगा के मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अनसेफ फॉर योर मोबाइल एज वेल। टर्न बाय टर्न नेविगेशन से भी एक्यूरेटली उस अपना नेविगेशन को यूज़ करके उस जगह पे पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पर्सनली इसको 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो मैंने इसको यूज़ किया है, एंड आई गिव इट अराउंड 9 आउट ऑफ 10 जो नेविगेशन आपको इसमें टिपर में मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी रॉयल एनफील्ड की ऐप है, वो बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाती है। सिंपली आप ब्लूटूथ ऑन कीजिए और वो इसको कनेक्ट कर लेता है एक नंबर के थ्रू। चलिए अब इसका ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बाइक चलने में कैसी है। तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो इस बाइक का आपको आता है वो ये, इसका जो पोस्चर है वो काफ़ी एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा आपको बेंड नहीं होना पड़ता। जैसे कि इंटरसेप्टर वगैरह में जो पोस्चर है वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था। बट मीटियोर 350 की बात करें या फिर हम इसकी हंटर 350 की बात करें तो उसमें आपको जो पोस्चर रहता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है, क्योंकि जब आपको ड्राइव करना होता है ना 100 किलोमीटर के आसपास, 80-100 किलोमीटर डेली का, तो पोस्चर बहुत मैटर करता है आपके लिए। क्योंकि वहाँ पर अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा ना तो आपको लोअर बैक पे जो है एकदम प्रेशर आएगा और फिर थोड़े टाइम के बाद आप फैटीग फील करेंगे और फिर आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा बाइक को ड्राइव करना। इसका मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका जो लो एंड टॉक है वो किस तरीके का है। जब 5th गियर पे अभी हम हैं, मैंने यहाँ पर ब्रेक मारा, अभी देखिए 20 से नीचे जा चुकी है। मैं बाइक उठाता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, हालांकि ये 5th की बजाय अगर 4th गियर पे होता तो और ज़्यादा आराम से उड़ जाती। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, लो एंड टॉक जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि बाइक बंद नहीं हुई और कोई भी किसी तरह की कोई क्रैंकिंग साउंड नहीं आई, जो जनरली हम दूसरी बाइक्स में देखते हैं कि जब आप इतने हायर गियर पे बाइक को उठाते हैं और वो भी स्पीड जो है वो 20 से नीचे की थी। अभी जैसे मैंने 4th गियर पे करके इसको जो है उठाया है तो आप देख सकते हैं कितने आराम से जो है ये बाइक उठ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा खींच के देखते हैं इस बाइक को। आराम से ये बाइक जो है वो 80-90 की स्पीड गेन कर देती है। इस टाइम मैं इसके टॉप गियर पे हूँ, आप देख सकते हैं कि आराम से जो है ये बाइक 80-90 क्रॉस कर जाती है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और तेज़ चलाएं तो हम 100 भी क्रॉस कर सकते हैं। मैन्यूवरिंग काफ़ी अच्छी है, पिकअप काफ़ी अच्छा है। ड्राइव कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन में डेफिनेटली काम किया गया है, क्योंकि मैंने पहले भी हंटर 350 चलाई हुई है, बम्पी फील होता था और हल्के से भी पॉट होल्स या गड्ढे या थोड़ी सी भी जो रोड है ख़राब आती थी तो आपको एकदम झटका सा फील होता था। लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। ब्रेकिंग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं एक बार स्पीड टाइम 60 पे हूँ और ये देखिए तो ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क और रियर में 270 mm की डिस्क मिलती है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी मिलता है। एकदम से हायर गियर से डाउन शिफ्टिंग करते हैं तो जो आपका रियर व्हील है वो एकदम से ब्लॉक नहीं होता है, चोक नहीं होता है, तो वहाँ पर एक बहुत बेनिफिट आपको मिलता है स्लीपर क्लच का। असिस्ट क्लच जो है वो जनरली काम करता है जब आप
ट्रैफिक में होते हैं और आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग करनी है, तो आपको जो क्लच है वो आप देख सकते हैं कि कितने ईजीली मैं इसको एक सिंगल फिंगर से जो है मूव कर पा रहा हूँ। ये देखिए, तो उसमें आपको हार्ड क्लच नहीं फील होता, बहुत ही सॉफ्ट आपको क्लच मिलता है, ताकि आप आराम से जो है उसको क्लच को प्रेस करके गियर शिफ्टिंग कर सकें। और गियर शिफ्टिंग इसकी बहुत स्मूथ है। रिफाइनमेंट की अगर हम इंजन की बात करें तो रिफाइनमेंट भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई है। हालांकि जो ओवरऑल पावर डायनेमिक्स की बात करें, इंजन डायनेमिक्स की, तो वो उसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। वही 350 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वैसे रिफाइनमेंट में कंपनी का मानना है कि उन्होंने काम किया है, और ये आपको फील भी होगा अगर आपने पहले की हंटर 350 और अब की हंटर 350 को चलाया है। तो भगाने में इस बाइक को बहुत मज़ा आता है, आप आराम से इस बाइक को भगा सब पाते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने 100 को क्लॉक कर दिया। एंड अगेन अभी भी मैं बताऊँ तो 100 के बाद भी कोई वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुई। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे होंडा CB350 से तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फील होगा। बट अगर आपने वो बाइक नहीं चलाई है और आप रॉयल इनफील्ड की बाइक ही चलाते आ रहे हैं तो आपको ये बाइक ज़्यादा बेटर फील होगी। अभी आप देख सकते हैं कि सामने भी वही बाइक है जो इसका पहले कलर आता है, ब्लू कलर, ये सबसे ज़्यादा कलर इसका बिकता है। ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी मुझे, भागने में बाइक सही है। अगर आप इसको ख़राब रास्तों से भी निकालते हैं तो सस्पेंशन में भी अच्छा काम किया गया है। और सीटिंग जो है, एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पर रहता है कि पिलियन राइडर के साथ वो थोड़ी सी सीट आपको छोटी फील होगी, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द बाइक जो है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, इसलिए सीट भी आपको थोड़ी सी छोटी फील होगी। बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज जो पिलियन राइडर की सीट है उसको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दी गई है। जनरली क्या होता है दूसरी बाइक्स में जो आपके पिलियन राइडर है उनकी सीट्स को एकदम थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल हाइट दे दी जाती है, जिससे कि वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं बैठने उतरते टाइम। यहाँ पर ऐसा नहीं है, विड्थ ऑफ द सीट थोड़ी बेटर है, बट जो लेंथ है सही सीट की वो थोड़ी छोटी आपको फील होगी अगर आप दो लोगों के साथ बाइक को चला रहे हैं। ये देखिए, सस्पेंशन जो हैं ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो आप फीडबैक आप कंपनी को देते हैं, कंपनी उन फीडबैक्स को सुनती है, कंपनी उन फीडबैक पे काम करती है, और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है फिर वो एनहेंस मिलता है। क्लासिक 350 में अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि ये इनकी सेकंड टॉप मोस्ट सेलिंग बाइक है, इसमें सबसे पहले चेंजेस किए गए हैं, और आई एम श्योर कि जो ये चेंजेस हैं ये आपको उन बाइक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका ड्राइव रिव्यू ख़त्म होता है, और अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे कि ये बाइक किनको लेनी चाहिए और किन्हें नहीं लेनी चाहिए। सो ये था इसका ड्राइव रिव्यू। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने इसका कंप्लीट वॉक अराउंड भी कर लिया और आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी करके दिखा दिया कि बाइक चलने में कैसी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि इसकी प्राइसिंग, वारंटी वगैरह किस तरह से रहती है। अब प्राइसिंग की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1,38,000 से आसपास इसकी एक शोरूम स्टार्ट होती है। डिफरेंस जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। ये टॉप वेरिएंट है, और इस टॉप वेरिएंट की जो प्राइसिंग है 1,66,000 है, लेकिन जो कि पहले जो है उसकी प्राइसिंग 1,81,000 के आसपास थी, जिसमें आपको जीएसटी बेनिफिट जो है अब 15,000 के आसपास मिलेगा। तो टोटल जीएसटी बेनिफिट अगर हम इसका बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में लगाएं तो 13,000 से 15,000 का टोटल बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है, विच इज़ अ गुड अमाउंट, क्योंकि 1,80,000 की बाइक अब आपको 1,60,000 की एक्स शोरूम पड़ेगी, 1,66,000 की। और अगर आप ऑन और रोड की बात करें तो 1,85,000, 1,87,000 की अब ऑन रोड ये बाइक पड़ रही है, जो 2 लाख क्रॉस करती थी। अब वारंटी की बात करें तो 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ऑप्शंस रहती हैं एक्सटेंड करने की। वो पैकेजेस आपको जब आप बाइक लेने जाएंगे तो शोरूम पे आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे, जिसमें कि आप इसकी प्राइस जो वारंटी है उसको चेंज एक्सटेंड भी करा सकते हैं। वो जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 साल 30,000 किलोमीटर की आपको मिलती है। जावा 42, होंडा CB350 और टीवीएस रॉनिन इसकी कंपटीशन है। हालांकि टीवीएस रॉनिन जो है वो 250 सीसी की बाइक है, लेकिन उसमें टॉर्क और परफॉर्मेंस देखें तो नियरली आपको इस वाला ही मिलता है। हालांकि उसमें एक्सेलरेशन थोड़ा और बेटर है। फिर आप बात करें तो एक और बाइक जो है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ बजाज NS 250। अगेन वो भी 250 सीसी की है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन और अच्छा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जैसे मैंने ड्राइव रिव्यू में बताया, 100 क्रॉस करने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो इंजन है वो स्ट्रगल कर रहा है,
उतनी परफॉर्मेंस वो 100 के बाद नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि वाइब्रेशंस पे काफ़ी कंट्रोल्ड है, वाइब्रेशंस उतनी नहीं है जितनी पहली होती थी। इंजन को काफ़ी हद तक रिफाइंड किया गया है, बट अगेन इंजन में और ज़्यादा रिफाइनमेंट की यहाँ पर गुंजाइश है जिसे हम कहें। अब ये बाइक किसको लेनी चाहिए और किसी को अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस बाइक देख रहे हैं रोडस्टर में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक चाहिए, देन हंटर 350 इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। तो अगर आपको थोड़ी सी भी बड़ी बाइक चाहिए, आपको इतनी कॉम्पैक्ट साइज़ में नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा शौक होता है बड़ी बाइक रखने का, तो वो फिर आप उसमें मेटेओर 350 या क्लासिक 350 में जा सकते हैं। क्लासिक 350 अगेन थोड़ी सी बल्की फील होती है, हालांकि इंजन परफॉर्मेंस और इंजन कन्फिग्रेशन आपको उसमें सेम ही मिलने वाली है। बट मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो कर्व वेट है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो आपकी कंट्रोल में ज़्यादा रहती है, मैन्यूवेबिलिटी थोड़ी अच्छी मिलती है, ड्राइव क्वालिटी थोड़ी बेटर मिलती है, एंड ऑब्वियसली माइलेज भी अगर हम बात करें तो माइलेज भी आपको अच्छी मिलती है। माइलेज में मैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ मिस कर गया, माइलेज आपको 30 से 40 के बीच में मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से बाइक को ड्राइव करते हैं। मुझे जो एक्सपेक्टेशन लग रही है वो 33 टू 35 के आसपास इसमें मुझे लग रहा है कि माइलेज आराम से आपको निकाल करके ये दे देगी। अब अगर आप ज़्यादा डेली ट्रैवल आपका ज़्यादा है, डेली कम्यूटिंग ज़्यादा है, 100 किलोमीटर के ऊपर है, आपको बैक पोस्चर में थोड़ा सा इशू रहता है, टेल बोन में पेन वगैरह रहता है, यहाँ पे थोड़ा स्टिफनेस रहती है, तो ये बाइक आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंड होता है टुवर्ड्स दी फ्रंट। इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा रेस ज़रूर किया गया है टुवर्ड्स दी राइडर, बट आगे थोड़ा सा फिर भी अभी भी आपको हल्का सा आगे की तरफ बेंड होने की ज़रूरत पड़ती है। तो 100 किलोमीटर की स्ट्रेच में तो आप बाइक को नहीं चला पाएंगे। अगर आप उसको डिवाइड कर करके चलाते हैं, फॉर एग्जांपल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कहीं फील्ड पे आपको निकलना है, 20-20, 25-25 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, वहाँ पर ये बाइक आपके लिए बिल्कुल ठीक है। बट 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच पे आपको चलाना है, वहाँ पर शायद, हालांकि मैंने उसको नहीं चला के देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट अगर 100 किलोमीटर प्लस की आपको एट वन स्ट्रेच चलाना है, वहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ज़रूर दिक्कत करेगी। दिक्कत बाइक नहीं करेगी, आपके पोस्चर में आपको दिक्कत ज़रूर फील होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। आई होप कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं रह गई होगी जो कवर करने वाली है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे हमारे वीडियोज़ की। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।